तो अब देखिए, अब ये नए टाइप का क्वेश्चन है, वो लेक्चर हमारा कट जाने की वजह से उसमें प्रॉब्लम आई अब, लेकिन ये नया लेक्चर है तो वही न्यूमेरिकल का ही पोर्शन हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में एक नया ट्विस्ट आया, ये बोल रहा है कि जो फंक्शन है, ये पॉइंट दिया ही है कि ये फंक्शन जो है वो जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है, जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है ये फंक्शन। तो आप लैम्डा की वैल्यू बताइए। आपको क्या करना है कि फाइंड करना है लैम्डा, लैम्डा आपको फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, वही जो हमारा पुराना फंडा है उसी को अपनाएंगे। तो क्या लिखेंगे कि एट, देखिए अब सोचिए क्या करना है, कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है मतलब LHL RHL बराबर होगी, फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पर मतलब F0 भी होगा बराबर। तो हम सबसे पहले यही ना कर लें कि LHL RHL निकाल लें। तो LHL बराबर लिमिट x टेंड टू जीरो, निगेटिव मतलब जीरो से कम, तो ये कौन सा फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी, जब x जीरो से कम है तो इस फंक्शन को, तो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। और आप जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो माइनस जीरो बराबर जीरो आ जाएगा। हाँ, फिर RHL अब जब निकालेंगे तो RHL बराबर लिमिट x टेंड टू जीरो पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या कौन सा फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, 4x+1 वाले को, 4x+1 वाले को सेटिस्फाई करेगा, तो 0+1 बराबर 1। और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर ये वाला है कंडीशन, तो जब जीरो रखेंगे तो यहाँ पे वही सेम चीज LHL वाली कंडीशन है, जीरो आ जाएगा। तो ये तो हमें समझ आया, LHL 0 RHL 1 और fx बराबर 0। ये कह रहा है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था तो लैम्डा की वैल्यू बताइए। अब वही देख रहे हैं हम, कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, कि मतलब जो ये बता रहा था क्वेश्चन वही चीज गलत हो गई, गलत हो गई। तो हम क्या कहेंगे कि हम किसी भी वैल्यू पर, किसी भी लैम्डा की वैल्यू पर कभी भी LHL RHL नहीं बराबर हो सकता, जिसके वजह से अब हम बोल रहे हैं, जिसके वजह से कि कोई ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है x बराबर जीरो पर। सोचिए, क्वेश्चन कह रहा था कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, आप मान के चलिए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो आप लैम्डा की वैल्यू बताइए, लैम्डा यहाँ पर है। तो हमने देखा कि LHL RHL बराबर ही नहीं है, और जब LHL RHL बराबर ही नहीं है तो लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके वजह से LHL RHL बराबर हो जाए। और जब LHL RHL बराबर नहीं होगा तब तब हमारा फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो जो क्वेश्चन बोल रहा था वो गलत हो गया कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, आप मान लीजिए, नहीं मानेंगे क्योंकि ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, fx बराबर cos x है, ये कोई फंक्शन दिया है, इसको कह रहा है कि चेक करो ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, लेकिन कहाँ पर, अपने डोमेन में। ये बात ध्यान रखिए, हमेशा कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तभी होता है वो अपने डोमेन में, कोई भी फंक्शन अपने ही डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है बस। तो इसमें वही मैंने जैसे पहले बताया था अभी इसके पिछले वाले लेक्चर में, कि अगर कोई पॉइंट हमें दिया है तब तो ठीक, और नहीं दिया है तो मान लो कि लेट x बराबर c इज अ पॉइंट इन डोमेन ऑफ fx मतलब cos x। तो जब यहाँ हो गया तब हम फंक्शन की वैल्यू निकालें fc, ये यहाँ पर fx, जब यहाँ पर x था तो यहाँ पर cos x था, x को c से रिप्लेस कर दिए तो हमारा आ गया cos c। अब देखिए LHL निकालिए, LHL बराबर लिमिट x टेंड करेगा c, निगेटिव मतलब c से थोड़ा सा कम, तो हमारा कौन सा फंक्शन है, एक ही फंक्शन ही दिया है, जंपिंग थोड़ी है, तो यहाँ पर रख देंगे तो आ जाएगा cos c, और यही cos c, और यही चीज़ अभी आप जब c पॉजिटिव कर देंगे RHL केस में तब भी आपको यही मिल जाएगा RHL। तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर इक्वल हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो किसी पॉइंट C पर कॉन्टिन्यूअस होगा अपने डोमेन में। समझ गए? अब हम आगे की तरफ क्वेश्चंस में बढ़ते हैं कि जो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ इस बार। अब देखिए ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, कह रहा है ये फंक्शन चेक करिए कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं
कहाँ पर कह रहा है ये सब हमें पता ही नहीं है। अब देखिए इसमें हम सी भी नहीं मान पाएंगे। अभी अब ये अगर ये क्वेश्चन आपको करना आ गया, समझ लीजिए कि जो सबसे टफ कैटेगरीज के क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं। अच्छा पहले आप मुझको ये बताइए, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, बताइए जल्दी, है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि सी पी एम टी जो होता है, फिर से बता दे रहा हूँ, सी पी एम टी, ये पेपर हो गया, एक सी पी एम टी पेपर होता है, LIE, कि देखिए सी से कांस्टेंट फंक्शन, पी से पॉलिनोमियल फंक्शन, एम से मॉडुलस फंक्शन, वही तो है ये, और टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल से लॉगरिथमिक, ई से एक्सपोनेंशियल, आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये सातों फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। तो ये सब डोमेन हमें देखना नहीं है अभी यहाँ, क्योंकि दिया नहीं है, जब कंडीशन देता है तभी हम देखते हैं। तो ये मॉडुलस फंक्शन, ये तो हम जान गए कि 100% हमारा कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अब करे कैसे, मेन प्रॉब्लम इसकी करने की आती है, जो कि सॉल्यूशन के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को किया कैसे जाता है कि हम पहले इसके लिए आपको कुछ एक तरीका बताऊंगा, उसको आप ध्यान से सुनिए। देखिए पहले इसको क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। हाँ क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जो किसी फंक्शन को जीरो बना दे। अभी आप इसके आगे जब चलेंगे तो आप पढ़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जो डेरिवेटिव को जीरो बना दे। मतलब x+2 है मान लीजिए किसी का डेरिवेटिव, तो उसको x+2 बराबर जीरो, उसके जीरो के बराबर बना दे। लेकिन यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या है, हम लेते हैं कि जो उस फंक्शन को जीरो बना दे। ध्यान सुनिएगा, जो मतलब कि ऐसा नंबर जो इस फंक्शन को जीरो बना दे उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। अब ऐसा बताइए क्रिटिकल पॉइंट इसके केस में क्या हो सकता है जो इस फंक्शन को जीरो बना दे, जल्दी बताइए जी। 1, -1, अगर हम यक्स के जगह पर -1 रख दें तो ये जो हमारा सॉरी एक गलती हो गई है। गलती क्या हो गई है, ये आर डी शर्मा क्वेश्चन है, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं यहाँ पर निगेटिव है, मैंने नोटिस नहीं किया। तो यहाँ पर x-1 है, तो वही सेम चीज़ देखिए। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या था कि वो पॉइंट ऐसी वैल्यू जो इस फंक्शन को जीरो बना दे। तो अगर मैं x के जगह पर जीरो रख दूँ तो 1 - 1 जीरो हो गया ना, तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1। क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, मतलब अब आप सब चीज़ कर डालिए जो आप LHL RHL वगैरह करते हैं, फंक्शन को चेक करिए है कॉन्टिन्यूअस कि नहीं। लेकिन है कॉन्टिन्यूअस ये तो हम ट्रिक से जानते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब इसकी एक पॉइंट और नोटिस करने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है, जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो हमें निगेटिव रिटर्न करता है जब हम क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यू कम रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो हमें निगेटिव रिटर्न करता है कब, जब हम उसके क्रिटिकल पॉइंट को हम कम करें 1 से, जैसे कर दें 0.99। ये चीज़ अभी कम समझ में आएगा, अभी क्वेश्चन जब इसका अभी सॉल्व करने लगूंगा ज़्यादा समझ में आएगा। बस ध्यान रखिए कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो हमें निगेटिव रिटर्न करता है, वो हमें निगेटिव रिटर्न करता है अगर हम क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यू को कम रख दें। यही तो हम करते हैं LHL में, वैल्यू को 1 निगेटिव लगा देते हैं, मतलब 1 से थोड़ी कम, तो वो निगेटिव दे देता है। यही इसकी क्वालिटी है, मेन क्वेश्चन यही था। अब देखिए, और अगर हम ध्यान सुनिएगा, अगर हम मॉडुलस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा रख देते हैं तो जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है वो पॉजिटिव देता है। ये कैसे समझ में आएगा, जब अभी आप करेंगे। तो LHL निकाल रहे हैं हम, तो लिमिट क्रिटिकल पॉइंट हमारा मिल ही गया। अब इसी पॉइंट पर हम सब चीज़ चेक कर ले। 1 निगेटिव, मैंने भी क्या बताया कि अगर मॉडुलस फंक्शन में हम उसके क्रिटिकल वैल्यू को उससे थोड़ा भी कम रखते हैं तो मॉडुलस फंक्शन हमें निगेटिव दे देता है। वैसे तो इसके अंदर जो वैल्यू थी निकलती तो हमें पॉजिटिव देती ना, अब यहाँ पर ये निगेटिव दे देगी, इसलिए हम यहाँ निगेटिव लगा देते हैं और सिंपली यहाँ पर जो आपका फंक्शन है उसको x-1 लिख दीजिए। जब आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0।
समझ में आ गया कि क्रिटिकल पॉइंट से हमने वैल्यू को हल्का सा जहां कम किया, क्रिटिकल पॉइंट की जो वैल्यू थी उससे जहां हमने हल्का सा कम किया 1 निगेटिव के रूप में, तो तुरंत मॉडुलस फंक्शन ने हमें निगेटिव दे दिया, रखने के बाद आपका 0 आ गया। अब उसके बाद RHL देखिए, RHL में मैंने अभी क्या बताया कि अगर जहां आप वैल्यू को उसके क्रिटिकल पॉइंट की जो वैल्यू है उससे अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे तो वो तुरंत पॉजिटिव दे देगा। तो पॉजिटिव लिखना जरूरी नहीं, पर आपके समझने के लिए लिख दे रहा हूँ। तो ऐसे हुआ, जब यहाँ 1 रखेंगे तो आपका 0। और अब फंक्शन की वैल्यू 0 पर रख के आप जैसे चेक कर लें या फिर ना भी करें, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता का है फिर चेक ही कर लीजिए। अब फंक्शन की वैल्यू कह रहा है किस पर, जो पॉइंट हमारा दिया है f1 बराबर 1 - 1 बराबर 1 - 1 बराबर 0। LHL बराबर है, RHL बराबर है किसके, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर। पॉइंट क्या था, क्रिटिकल पॉइंट, तो बराबर है, इसलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। अब समझ में आ गया होगा कि इसकी मेन चीज में देखिए, ये तो ट्रिक के लिए वैसे मैं बता रहा था, बस नोटिस थोड़ा करना था। देखिए कि कोई फिर से सुन लीजिए, कोई मॉडुलस फंक्शन है, उसके लिए पॉइंट देता नहीं हमें, तो हम उसके लिए पॉइंट निकालते हैं। कौन सा पॉइंट, उसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वो पॉइंट होता है, मतलब वो नंबर होता है जो मॉडुलस फंक्शन को 0 बना दे। तो यहाँ पर x-1 था, ये गलत वैसे बन गया है, x-1 था, तो जब यहाँ पर x के पे आप 1 रख दिए तो ये 0 हो गया, तो वही हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट जो फंक्शन को 0 बना दे। तो यहाँ पर 1 हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है, जब आप क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यू को थोड़ा सा कम करते हैं तो मॉडुलस फंक्शन निगेटिव दे देता है। ध्यान देखिए, LHL में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कम रखते हैं तो ये निगेटिव दे दिया, बाद में आप जब वैल्यू रखे तो यहाँ पर 0 आ गया। और वैसे जब RHL में मतलब आप थोड़ा ज़्यादा रख देते हैं क्रिटिकल वैल्यू से, तो मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव दे देता है। पॉजिटिव दे दिया तब भी 0 आया, और f1 की वैल्यू 0 आ ही रही है, तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। और इसको हम ट्रिक से भी जानते हैं कि ये फंक्शन हमारे CPMT लाई, ये सातों हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कब, अपने डोमेन में। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन और आ गया, छठा क्वेश्चन, कि क्या है, कोई फंक्शन दिया है, जब x की वैल्यू 0 है तो 0 दे रहा है, x 0 नहीं है मतलब x से थोड़ा कम या फिर थोड़ा ज़्यादा या फिर चाहे जितना हो, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ आप जाइए, तो इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमें ये चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। इस मतलब पूरी एक्सरसाइज में यही है कि आप कॉन्टिन्यूटी में यही चेक करिए कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। और कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो उसका मतलब यही वैल्यू निकालिए। जब कॉन्टिन्यूअस बोलेगा तो किसी चीज़ की वैल्यू, जैसे भी लैम्डा की वैल्यू निकालने को बोला था, तो यही सब क्वेश्चंस इसमें आते हैं और इसमें कोई क्वेश्चंस है नहीं। तब जैसे अब इसकी हम LHL निकालें तो LHL बराबर हमारा LHL बराबर आ जाएगा, लिमिट x टेंड करेगी जब 0 को, हाँ 0 निगेटिव लगा दीजिए, चाहे जो लगा दीजिए, आप रखेंगे 0 ही। अब इसके बाद ये कौन सा फंक्शन को है सेटिस्फाई कर रहा है, कि मॉड x है, इनटू में ये था, तो हम लोग जानते हैं कि हम इसको अलग अलग लिख देते हैं ना, जैसे एक के साथ ये मतलब दोनों मल्टीप्लाई में थे, तो अब मैं एक स्टेप मतलब कम कर रहा हूँ इसलिए, तो इनटू लिमिट ऑफ x टेंड करेगी 0 निगेटिव cos 1/x। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, अब इस कुछ लोग को यही नहीं समझ में आ रहा है कि 1/0 cos इनफाइनाइट वगैरह पता नहीं क्या आ रहा है। cos इनफाइनाइट जो होगा कोई नंबर ही तो होगा, cos इनफाइनाइट इतने में जो आ रहा है वो कोई नंबर ही तो होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर आप 0 रख देंगे तो 0 इंटू एनी फाइनाइट नंबर, एनी फाइनाइट नंबर बराबर 0। मतलब कि हमें यही बताना था कि जो आपकी LHL है ये इतना तो था ही, तो मॉड x इंटू ये था, तो हम इसको अलग अलग लिख लिए, और ये तो हमारे समझ के बाहर था, तो इसका हमने देखा कि ये 0 आ रहा है, तो 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 आ जाएगा। तो हमारा जो LHL आ गया वो LHL हमारा आ गया LHL बराबर 0। अब देखिए RHL भी हमारा वही सेम है, लिमिट x टेंड करेगा 0, पॉजिटिव भले लगा दें, लिखते हम लोग क्या है 0 ही।
तो देखिए मॉड x हो गया इनटू लिमिट x टेंड करेगी 0 पॉजिटिव, यही अलग अलग करके मैं लिख रहा हूँ कि cos 1/x, क्योंकि ये एक ही फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे थे जब x 0 के बराबर नहीं था, तो यहाँ पे रखे तो वही सेम कंडीशन, फिर हमारी RHL भी 0 आ गई। और फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 है ही, तो LHL RHL बराबर है, फंक्शन की वैल्यू भी वही बराबर है, तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब आपको मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि जेई का है और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट का है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन, कि जो हमारा fx है वो क्या है, 1/x+2 है, और कह रहा है कि ये भी साथ में दिया है कि y बराबर f इंटू एफ एक्स। ये समझ रहे हैं, f इंटू एफ एक्स, ये इक्वेशन टाइप का हमें दिया है, और कह रहा है कि फाइंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ y। फिर से समझ लीजिए कि ये हमारा fx है और ये इक्वेशन टाइप का एक दिया है, और यही पूछ रहा है कि y डिसकॉन्टिन्यूअस कब होगा। तो हमें अभी यही नहीं पता कि y क्या है, तो हम पहले y निकालें। तो देखिए, तो हमारा सॉल्यूशन है, अभी इसमें आपको एक बहुत समझिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा कि f, तो ये लिखे ही, और fx की वैल्यू क्या है, चलिए शुरू से लिख रहे हैं, y बराबर f इंटू एफ एक्स की वैल्यू 1/x+2। अब देखिए ये भी तो एक तरह से एफ एक्स ही है, एफ एक्स की तरह ट्रीट कर रहा है, बस जो यक्स था यक्स के जगह पर 1/x के जगह पर जैसे यक्स था, ये देखिए एफ एक्स है ये चीज़, तो ये था, तो हमने फिर से सुनिए एफ एक्स बराबर ये है, हाँ, तो y बराबर इसको दिया है, तो हमने y बराबर एफ इंटू एफ एक्स था, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के ये रख दिए। अब ये भी तो एक तरह से y बराबर एफ एक्स का फॉर्म है, एक्स डैश बोल दीजिए क्योंकि एफ एक्स आपका ये चीज़ है। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वही हम यहाँ रख रहे हैं फिर से, तो हमारा क्या हो जा रहा है, y बराबर 1/, ये देखिए 1/x, अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया 1/x+2। अभी फिर से बताएंगे, समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइए। और +2 ये तो साथ में इसके है ही, तो जब आप इसको अभी सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा x+2। मुझे मेन कॉन्सेप्ट बताना है कि है क्या इसमें कॉन्सेप्ट, तो y बराबर आपका ये आ गया। अब हम डिसकॉन्टिन्यूटी y की बता सकते हैं क्योंकि y हमें मिल गया। फिर से अब क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, कह रहा है कि एफ एक्स बराबर हमारा एक फंक्शन दिया है और इसको साथ में दिया है क्वेश्चन में कि y बराबर एफ इंटू एफ एक्स है, तो कह रहा है डिसकॉन्टिन्यूअस कब होगा y जो एक फंक्शन आएगा वो डिसकॉन्टिन्यूअस कब होगा। तो हम पहले y तो निकालें, तो y को निकालने का ये तरीका दिया है। तो देखिए y बराबर एफ हम लिखा ही था, एफ एक्स के जगह पर जो क्वेश्चन में दिया था उसको लिख दिए। अब ये भी तो एक तरह से एफ एक्स है, y बराबर एफ एक्स, तो एफ एक्स था या फिर एक्स डैश मान लीजिए इसको, और एक्स डैश की वैल्यू ये यहाँ पर आप रख दिए, एक्स डैश रख देंगे यहाँ पर, तो वैल्यू आप इस तरह से पा जाएंगे ना कि 1/, में अब एक्स की वैल्यू थी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर एक्स थी ये वाली, लेकिन अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1/x+2 हो गई है, तो इस वाले के जगह पर आपने इसको रख दिया, तो आप इसको पा गए। अब मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको पकड़िए कि ये क्या है, ये हमारा रेशनल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन। हाँ, ये हमारा रेशनल फंक्शन है। ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि रेशनल फंक्शन क्या होता है। ये हमारा एक रेशनल फंक्शन है, और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है कि रेशनल फंक्शन तब 0 होता है जब क्या कहते हैं कि, फिर से सुनिए, रेशनल फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो तब डिसकॉन्टिन्यूअस होगा जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। फिर से सुनिए, कोई फंक्शन रेशनल फंक्शन जो है तब डिसकॉन्टिन्यूअस होता है किसी पॉइंट पर जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो ऐसी x की वैल्यू हम क्या रख दें कि ये 0 हो जाए। एक तो पहली चीज़ आप ये देख लीजिए कि x अगर हम -2 रख दें, कि जब हम x बराबर -2 रखेंगे तो क्या होगा,
तो -2 + 2 बराबर मतलब कि y 0 आ गया। तो जब ये ही 0 हो गया तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सब 0 हो गया, मतलब एक चीज़ तो हमारा फिक्स हो गया कि x हमारा -2 होगा, जो कि इसको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 0 हो गया, उसके बाद पूरा इक्वेशन ही 0, तो डिनोमिनेटर से मतलब ही नहीं। अब उसके बाद ऐसी कौन सी वैल्यू है और जो रखें तो ये हमें 0 दे दे। अच्छा, हम अगर x की जगह पर -5/2 रख दें तब क्या होगा, तो y बराबर x + 2/2 इंटू -5/2 + 5, 2 से 2 कट गया, -5 + 5 आ गया 0, तो x + 2 बराबर x + 2/0। ये देखिए जो इसकी क्वालिटी थी, जो फीचर थी, जो प्रॉपर्टी थी रेशनल फंक्शन की, कि ऐसा पॉइंट जो कि y को मतलब उस फंक्शन को फंक्शन के डिनोमिनेटर को 0 बना दे, उसे हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ दैट पॉइंट बोलते हैं। फिर से एक बार नोटिस करिए, ये हमारा फंक्शन दिया था, ये सब हमने इसको निकाल लिया। अब कह रहा है कि y की डिसकंटिन्यूटी बताओ। ये रेशनल फंक्शन है, कोई रेशनल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तब होता है किसी पॉइंट पर जब वो पॉइंट उसके डिनोमिनेटर को 0 बना दे। एक तो हमने -2 को रख के देख लिया कि पूरा 0 हो गया, डिनोमिनेटर का फिर कोई मतलब ही नहीं, वो भी 0। उसके बाद -5/2 जब हमने रखा तो हमने देखा कि x + 2 बराबर 0 आ गया, मतलब डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो -5/2 भी इसका एक पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का। तो हमारा ये आंसर हो गया कि x बराबर -2 हो या x बराबर -5/2 हो। अब इसी के साथ हमारा कॉन्टिन्यूटी का जितना भी पोर्शन था, लिमिट वगैरह मिला के सब चीज़ ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब पूरा हमारे जो 12th में जितना चैप्टर 5 में है सब डेरिवेटिव पे है। उसके बाद 6वां चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो डेरिवेटिव का रहेगा। तो डेरिवेटिव भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग 11th में पढ़ के आए ही हैं कि होता क्या है डेरिवेटिव, लगाया कैसे जाता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर क्या हुआ कि 11th में पढ़ा था कि कितने टाइप के होते हैं क्वेश्चंस, उस पर नहीं गौर किया था हम लोगों ने। केवल एक चीज़ जानते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल और u/v वाला फॉर्म या फिर प्रोडक्ट रूल। पर यहाँ पर पैरामेट्रिक फंक्शंस और मतलब बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और एक से एक अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।